दोस्तों, आज हम बात करेंगे इजराइल और ईरान के बीच चल रहे तनाव की, जो आजकल पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। आखिर इजराइल ने ईरान पर हमला क्यों किया? ईरान ने इसका जवाब कैसे दिया? और इस पूरे विवाद का ईरान के इतिहास से क्या संबंध है? ये सभी सवाल हर किसी के मन में हैं। इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब आसान भाषा में जानेंगे। साथ ही हम ईरान के बारे में कुछ बुनियादी जानकारी जैसे उसका स्थान, जनसंख्या, धर्म और राजधानी को भी देखेंगे। फिर हम 1979 की ईरानी क्रांति, इसके परमाणु कार्यक्रम और इजराइल की चिंताओं पर गहराई से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस महत्वपूर्ण और रोचक विषय को। ईरान और इजराइल के बीच 2024 और 2025 से ही तनाव बढ़ता जा रहा है। ये हमले दोनों देशों के बीच लंबे समय से चली आ रही दुश्मनी का नतीजा है। इजराइल और ईरान के बीच तनाव 2024 में उस समय बढ़ा जब इजराइल ने 1 अप्रैल 2024 को सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरान के दूतावास पर हमला किया था। इस हमले में कई वरिष्ठ ईरानी सैन्य अधिकारी मारे गए। ईरान ने इसे अपने देश पर सीधा हमला माना और जवाब देने की कसम खाई। 13 अप्रैल 2024 को ईरान ने इजराइल पर पहली बार सीधे मिसाइल और ड्रोन से हमले किए। ईरान ने 180 से ज्यादा मिसाइलें दांगी, जिनमें से अधिकांश को इजराइल की वायु रक्षा प्रणाली ने रोक लिया। लेकिन इस हमले ने पूरी दुनिया को चौंका दिया, क्योंकि यह पहली बार था जब ईरान ने सीधे इजराइल की धरती पर हमला किया था। जून 2025 में इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायंस शुरू किया। इस ऑपरेशन में इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों जैसे नतांज, फोर्दो और परचीन पर बड़े बड़े हवाई हमले किए। इजरायली वायुसेना ने 200 से 300 फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया और ईरान के सैन्य व परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया। इन हमलों में ईरान के कई सैन्य अधिकारी और वैज्ञानिक मारे गए और नतांज में रेडिएशन लीक की खबरें भी सामने आईं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ये हमले ईरान के परमाणु हथियार बनाने की क्षमता को रोकने के लिए जरूरी थे। उन्होंने यह भी कहा कि यह ऑपरेशन तब तक जारी रहेगा जब तक ईरान का परमाणु खतरा पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता। ईरान ने अपने ऊपर हुए इस हमले का जवाब ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3 के तहत दिया। 13 जून 2025 को ईरान ने इजराइल पर 150 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दांगी। इनमें से कुछ मिसाइलें तेल अवीव और यरूशलेम में गिरीं, जिनमें एक महिला की मौत हुई। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई ने कहा कि वे इजराइल को इसका कड़ा जवाब देंगे। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र से इजराइल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की और इन हमलों को युद्ध की घोषणा बताया। ईरान ने यह भी कहा कि वह अपनी मिसाइलों की क्षमता और बढ़ाएगा। लेकिन ईरान की वायु रक्षा प्रणाली जैसे S-300 इजराइल के स्टील्थ F-35 जेट्स के सामने कमजोर नजर आती है। इन हमलों ने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। अमेरिका ने कहा कि वह इन हमलों में शामिल नहीं है, लेकिन उसने इजराइल को समर्थन दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को परमाणु समझौता करने की चेतावनी दी। भारत ने दोनों देशों से शांति और संयम की अपील की। संयुक्त राष्ट्र ने भी इस तनाव को कम करने की कोशिश की, लेकिन कोई बड़ा समझौता नहीं हो सका। इजराइल के हमलों में ईरान में 78 लोगों की मौत और 320 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। तेल की कीमतों में उछाल आया है और मध्य पूर्व में अस्थिरता बढ़ गई है। एयर इंडिया ने अपनी कई उड़ानों को रद्द या डायवर्ट कर दिया है। इस तनाव का भविष्य अनिश्चित है। अगर दोनों देशों ने अपने हमले जारी रखे तो यह एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध में बदल सकता है। ईरान के सहयोगी जैसे हिजबुल्लाह भी इस जंग में कूद सकते हैं। वहीं इजराइल का कहना है कि वह तब तक नहीं रुकेगा जब तक ईरान का परमाणु खतरा पूरी तरह समाप्त नहीं हो जाता। ईरान का परमाणु कार्यक्रम 1950 के दशक में शुरू हुआ, जब शाह मोहम्मद रजा पहलवी सत्ता में थे। उस समय अमेरिका ने ईरान को परमाणु ऊर्जा के लिए तकनीक दी थी। शाह का उद्देश्य था कि ईरान तेल पर निर्भरता कम करे और परमाणु ऊर्जा से बिजली बनाए। उस समय यह कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण था, लेकिन 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद यह कार्यक्रम रुक गया। नई सरकार को शुरुआत में परमाणु ऊर्जा में ज्यादा रुचि नहीं थी, लेकिन 1980 के दशक में जब इराक के साथ युद्ध शुरू हुआ तो ईरान ने फिर से परमाणु कार्यक्रम पर ध्यान देना शुरू किया। इस बार ईरान का उद्देश्य केवल बिजली बनाना नहीं था, बल्कि रक्षा और क्षेत्रीय ताकत को भी बढ़ाना था।
1990 के दशक में ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को और तेज किया। उसने रूस और चीन जैसे देशों से मदद ली। ईरान ने नतांज और फोर्दो जैसे स्थानों पर परमाणु संयंत्र बनाए, जहां यूरेनियम को समृद्ध किया गया। यूरेनियम समृद्ध करना एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे परमाणु रिएक्टर के लिए ईंधन बनता है। लेकिन अगर यूरेनियम को बहुत ज्यादा समृद्ध किया जाए तो इससे परमाणु हथियार बनाए जा सकते हैं। ईरान का दावा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम केवल बिजली और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए है, लेकिन पश्चिमी देश, खासकर अमेरिका और इजराइल, ये मानते हैं कि ईरान चुपके से परमाणु हथियार बना रहा है। यही वजह है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम इतना विवादास्पद है। 2000 के दशक में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर पूरी दुनिया का ध्यान गया। 2002 में यह खुलासा हुआ कि ईरान ने नतांज और अराक में गुप्त परमाणु सुविधाएं बनाई हैं। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र और पश्चिमी देशों ने ईरान पर कई प्रतिबंध लगाए। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु एजेंसी IAEA ने ईरान के परमाणु स्थलों की जांच शुरू की। 2005 में ईरान और 6 बड़े देशों अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के बीच एक समझौता हुआ, जिसे JCPOA कहा गया। इस समझौते में ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने का वादा किया और बदले में उस पर लगे प्रतिबंध हटाए गए। लेकिन 2018 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस समझौते से अमेरिका को बाहर कर लिया। इसके बाद ईरान ने फिर से यूरेनियम समृद्ध करना शुरू कर दिया। 2025 तक ईरान का परमाणु कार्यक्रम फिर से चर्चा में है। हाल की रिपोर्टों के अनुसार ईरान के पास अब इतना समृद्ध यूरेनियम है कि वह कुछ ही हफ्तों में परमाणु हथियार बना सकता है। हालांकि ईरान का कहना है कि वह परमाणु हथियार बना ही नहीं रहा, लेकिन इजराइल और अमेरिका को यह डर है कि ईरान की क्षमता मध्य पूर्व में शक्ति संतुलन को बदल सकती है। ईरान के परमाणु ठिकाने जैसे नतांज और फोर्दो पहाड़ों और बंकरों में बने हैं, जिससे इन्हें नष्ट करना कठिन हो जाता है। ये ठिकाने ईरान की रक्षा रणनीति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इजराइल का मानना है कि यही ठिकाने उसके लिए सबसे बड़ा खतरा है। यदि आपको हमारी मेहनत और जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना न भूलें, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे। हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक और नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।